नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना अपेक्षाकृत सबसे शांत प्रदेश हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल की राजधानी शिमला की है। बात थोड़ी सी पुरानी भी है। 14 जून 2014 को राम बाजार में विनोद गुप्ता जी की एक दुकान थी। उनका 4 साल का बेटा घर से दुकान और दुकान से घर आता जाता रहता था। अचानक वो अपने पिता विनोद गुप्ता से मिलने के बाद घर को गया और करीब 2 घंटे तक अपने घर पर नहीं पहुंचा। बेटे का नाम युग था, उम्र थी 4 साल। घर में उसकी मां ने दुकान पर आकर विनोद गुप्ता जी को बताया कि बच्चा कहां गया। उन्होंने कहा करीब 2 घंटे पहले यहां से निकला है। दुकान बंद करके विनोद गुप्ता जी और उनके आसपास के और दुकान वाले बच्चे को ढूंढने लगे। बहुत डेंस पॉपुलेशन नहीं है। शिमला के उस टूरिस्ट स्पॉट को अगर छोड़ दें तो पहाड़ियों पे, खूबसूरत पहाड़ियों पे छोटे छोटे कस्बे कह लें या छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। थोड़ी देर में सहयोगियों ने दुकानें बंद करके युग को ढूंढना शुरू किया। जब युग का पता नहीं लगा तो 14 जून को ही युग के पिता विनोद शर्मा ने शाम को सदर थाने में युग के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई। ये रिपोर्ट 363 आईपीसी 363 आईपीसी के तहत लिखाई गई। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। पुलिस 3 दिन तक परिजनों के साथ बच्चे को ढूंढती रही, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं लगा। हफ्ते भर तक जब बच्चे का कोई पता नहीं लगा तो लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस को तरह तरह की बातें लोगों ने बतानी शुरू की। पुलिस की आलोचना शुरू हुई, जो आप जानते हैं कि हर जगह ही होती है। जब भी पुलिस का फेलोर होगा, पुलिस के खिलाफ बोलने वाले बहुत ढेर से लोग तैयार हो जाएंगे। जनता का आक्रोश देख के सीनियर अफसर्स ने एक बार फिर से मौके का मुआयना किया। इसी बीच में 14 तारीख की ये घटना थी। 17 तारीख को विनोद गुप्ता के घर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा गया था कि विनोद गुप्ता, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए तैयार करके रखना, हम तुम्हें जगह बताएंगे। विनोद गुप्ता ने यह बात पुलिस को बताई कि साहब ऐसे ऐसे ये चिट्ठी आई है। पुलिस ने सादे में लोगों को तैयार किया और कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप एक अटैची लीजिए। अटैची में कुछ सादे कागज गड्डी की शक्ल में, ऊपर नीचे कुछ पैसे उसमें लगाइए और लेकर जहां बताया गया है वहां पर चलिए। 5 दिन तक वो अटैची तैयार करके सादे में पुलिस वालों के साथ जहां जहां बताया गया वहां जाते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति रैंसम लेने के लिए नहीं आया। धीरे धीरे जनता का आक्रोश बढ़ने लगा। अगस्त 2014 को, जून की यह घटना है, 14 जून की, जून, जुलाई और अगस्त, 12-13 अगस्त को सरकार ने इस
घटना की विवेचना CID, वहाँ CID कहते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश की CID को ये विवेचना सौंप दी। CID वालों ने भी अपना काम शुरू किया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच एक दूसरी चिट्ठी आ गई, जिसमें ये लिखा था कि आप पैसा तैयार करके अब की बार शिमला में ही एक जगह बताई जो जंगलों में थी, वहाँ पर आइए, बच्चे को ले जाइए और हमारा पैसा दे जाइए। फिर वहाँ पैसा लेने कोई नहीं आया। फिर एक चिट्ठी आई कि तुमसे बहुत मना किया था कि तुम पुलिस वालों को साथ मत ले आना, लेकिन तुम पुलिस वालों को साथ ले आए। अब तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने होंगे। लेकिन कोई जवाब देने के लिए कोई जगह या कोई नंबर या कोई आदमी, ये उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ था कि उसको ये बताया जा सके कि हाँ भाई, हमने इतना पैसा तैयार कर लिया है, आप जगह बताइए, हम आपको ये पैसा देने के लिए आएंगे, और मेरा बेटा कहाँ मिलेगा ये भी बताइए। 2016 अगस्त को मिली इस विवेचना को, 2014 की अगस्त को मिली इस विवेचना को, 2016 तक CID तरह तरह से कोशिश करती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। आप समझ सकते हैं घर वालों की परेशानी, और अब धीरे धीरे रैंसम की चिट्ठियां भी आना बंद हो गई। माँ का बुरा हाल था। माँ का नाम मैं आपको बता दूं, पिंकी गुप्ता, और एक दादी जो बच्चे से बहुत प्यार करती थी, चंद्रलेखा। ये 3 परिवार में लोग थे और तीनों का बुरा हाल था। रो रो कर लोग भी धरना प्रदर्शन करके आजीज आ गए थे, परेशान हो गए थे। CID भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बार बार CBI को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने की डिमांड शुरू हो गई। इसी बीच में एक PCO से एक कॉल विनोद के पास आई, युग के फादर के पास। तारीख थी अगस्त, 12 अगस्त 2016, 2 साल बाद। विनोद भी आज ही जा गए थे। उन्होंने कहा, सब जितना पैसा मेरे पास है मैं उसे लेकर चलता हूं, आप लोग इस बार मत आइए, हम पैसा उसे दे के अपने बच्चे को ले आएंगे। लेकिन 2 साल हो गए थे। पुलिस ने कहा कि ऐसा अब हमें नहीं लगता कि ये बच्चा आपको वहां दिया जाएगा, पैसा लेकर बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। बहरहाल पुलिस वाले भी, CID के लोग सादे में उसके साथ साथ गए। हमेशा की तरह फिर वहां कोई नहीं मिला। CID वालों ने घर वालों को ये चिताया था कि विनोद के साथ जाने की बात, या अंबाला में देने की बात हुई थी कि विनोद अंबाला गया है, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। घर वाले अपना होठ सिलकर रखे हुए थे। दुकान नहीं खोली गई थी उस दिन, और ये बताया गया कि सिस्टर के यहाँ गए हैं। इसी बीच में बगल की दुकान वाला चंद्र शर्मा, उसने आकर विनोद के नौकर से ये पूछा कि क्या विनोद अंबाला से वापस आ गए। जैसे ही विनोद वापस आए, ये बात उनके नौकर ने बताई। पहले आपस में लोगों ने पूछा कि अंबाला जाने की बात चंद्र तक कैसे पहुंची। घर वालों ने मना कर दिया। CID वालों अधिकारी जो उस टीम को जो उसे देख रहे थे, उनको बताया गया।
उन्होंने भी अपने सारे इंटरनल रिसोर्सेज से पता किया कि हम लोगों ने भी नहीं बताया कि आखिर वो अम्बाला गया हुआ है। सीआईडी ने चंदर को बुलवा लिया थाने पर। चंदर बिल्कुल, क्योंकि चंदर भी ढूंढने में हमेशा साथ साथ था। मैं आपको ये बता दूं कि चंदर की भी दुकान वहाँ पर, चंद्र शर्मा की भी दुकान विनोद गुप्ता की दुकान के बगल में ही थी। चंद्र शर्मा को बुलाया गया। इधर उधर की पूछताछ के बाद पुलिस ने उससे पूछा, सीआईडी ने पूछा कि तुम्हें ये किसने बताया कि विनोद अम्बाला गए हैं? बगलें झांकने लगा, तरह तरह के बहाने बनाने लगा। इसने बताया, उसने बताया। वो जिस जिस का नाम लेता था सीआईडी उसे बुलाकर उठाकर लाती थी, पूछताछ करती थी। बच्चे के गायब हुए 2 साल हो चुके थे। सीआईडी भी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश कर रही थी। सभी परेशान थे। इतनी परेशानी में अगर सामने वाला झूठ पर झूठ बोल रहा है, आप समझ सकते हैं कि उसके साथ पुलिस वालों ने क्या किया होगा। वही विशिष्ट श्रेणी। थोड़ी देर बाद उसने सारी बात बतानी शुरू कर दी और उसने ये बताया कि यहां से एक चॉकलेट देकर उसने ये भी बताया कि हम 3 लोग थे। 2 लोग तो उसकी दुकान के अगल बगल दुकान करने वाले थे, चंद्र शर्मा और तेजेंद्र पाल। तीसरा आदमी जो विक्रांत था वो दिल्ली का रहने वाला था लेकिन वहीं रहता था। ये बताया गया कि विक्रांत को लोग चूंकि कम पहचानते थे, इसलिए विक्रांत को उस दिन शाम को 4 बजे चॉकलेट दिखाकर युग को उसको ल्योर किया गया। उसके बाद उसको तेजेंद्र सिंह जो इनके दुकान के बगल में थे, उन्हीं की दुकान के ऊपर उनका गोडाउन था, बच्चे को उस गोडाउन में ले गए, तेजेंद्र सिंह के उस गोडाउन में। उसके बाद उसे कार्डबोर्ड के एक बक्से में भरकर वहाँ से निकाला गया और फिर उसके बाद उसको तेजेंद्र सिंह की गाड़ी में रखकर रामचंद्र के रेंटेड हाउस में ले गए। तीसरा जो विक्रांत बख्शी था दिल्ली वाला, उसको भी पुलिस अरेस्ट करके ले आई। तेजेंद्र सिंह पड़ोसी थे, वो तो मिल ही गए। 3 आदमियों का नाम लिया गया था, तीनों मिल गए थे। इसके बाद पुलिस ने ये पूछा बच्चा कहाँ है? उन लोगों ने बताया कि हम जब वहाँ ले गए, बच्चे को बहुत कोशिश की हम लोगों ने उसको कंटेन करने की, लेकिन उसका रोना धोना बना रहा। 17 को जब उनको चिट्ठी मिल गई थी और वो उस स्थान पे गए थे, तो ये दोनों जो रामचंद्र के, जो विनोद गुप्ता के पड़ोसी थे, जिनका नाम मैंने बताया तेजेंद्र सिंह और चंद्र शर्मा, इन लोगों ने कहा कि हम पैसा लेने नहीं जा सकते क्योंकि सब लोग हमें पहचान लेंगे। विक्रांत से कहा गया कि वो पैसा लेने जाए, लेकिन उसने दूर से ही ये देखा कि शायद इसके साथ कई लोग हैं। उसने भी हिम्मत छोड़ दी और ये बताया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ तक जाने की जहाँ ये पैसे लेकर आने की बात बताई गई थी। बच्चा जब बहुत तंग करने लगा तो 14 जून को किडनैप किया हुआ बच्चा 3 जगहों पर अलग अलग रखने के बाद 21 अगस्त को उसे केस्टन एरिया में, शिमला का जो केस्टन एरिया है, KELSTON केस्टन एरिया है, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी के टैंक में उसे मारकर उस टैंक में फेंक दिया था। सीआईडी
इन सभी को लेकर किंगस्टन एरिया के उस टैंक में पहुंची। पानी निकाला गया। पानी निकालने के बाद उसमें 4 साल के युग का कंकाल मिला। कपड़े भी सड़ चुके थे। कंकाल को निकाला गया। जैसे ही शिमला के लोगों को पता लगा कि लोग पकड़े गए हैं और युग की लाश यानी कंकाल बरामद हो गई है, पूरा शिमला सड़क पर आ गया। पुलिस ने फौरन उस कंकाल को सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये रिक्वेस्ट की कि इसका डीएनए सैंपल करके उसके माता और पिता यानी विनोद गुप्ता और उसकी माँ पिंकी गुप्ता से इसका मिलान कराया जाए। डीएनए सैंपलिंग की गई। विनोद और पिंकी के डीएनए सैंपल से मैच कराया गया। एग्जैक्टली मैच कर गया। अब पुलिस के पास एक फॉरेंसिक एविडेंस था कि ये कंकाल दरअसल युग का ही है। इस फॉरेंसिक एविडेंस के अलावा पुलिस के पास कोई बहुत जिसको कहते हैं कि कोई क्लिंचिंग एविडेंस और नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। जब तीनों की विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हुई तो एक बात और पता लगी। बात ये थी कि वर्ष 2015 में इन लोगों ने एक कुरियर की दुकान में चोरी की। इन तीनों ने, चंद्र शर्मा, तजेंद्र सिंह और विक्रांत बख्शी ने। पुलिस इनको पकड़कर ले गई। इन तीनों के मोबाइल थाने पर मालखाने में जमा करा लिए गए। जेल भेजा गया। 3 महीने बाद ये जेल से वापस आ गए। पुलिस को यही शक हो रहा था कि इन तीनों के पास जो मोबाइल फोन हैं वो घटना वाले दिन नंबर उन्होंने, जब वो जमा हो गया तो वो नंबर कैंसिल करा के उसी नंबर का नया नंबर ले लिया और उन सब की IMI अलग अलग थी, नई थी और सारे के कॉल उस समय के थे जब वो जेल से बाहर आए थे। पुलिस ने इसी आधार पे पूछताछ की कि क्या बात है, तुम तीनों ने अपने सेट एक ही दिन खरीदे? 14 जून के आसपास जो तुम्हारा सेट था वो कहां गया? ये सेट नया था और ये जेल से आने के बाद 2015 में नवंबर दिसंबर में खरीदा गया था। जब पुलिस ने ये स्पेसिफिक पूछताछ की तब ये पता लगा कि 2015 में ये एक कुरियर कंपनी में चोरी करते समय मौके पर पकड़े गए थे। थाने के मालखाने में इनके तीनों मोबाइल मिल गए। मोबाइल पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद कब्जे में किए और उसके सारे फोटोज, वीडियोज, कॉल लॉग ये सब रिकवर किए। विक्रांत के मोबाइल में यश के तमाम वीडियो और फोटो मिल गए जिसमें उसे बुरी तरह मारा जा रहा है और वो जान के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे मत मारो। 3 अलग अलग दिनों की वीडियो उसकी मोबाइल में मिल गई। ये बात बाहर भी लीक हो गई। जनता का इस कदर गुस्सा था कि CID के हेडक्वार्टर में जहां इन्हें रखा गया था, पब्लिक ने उस पूरे हेडक्वार्टर को घेर लिया। अगले दिन जब उसको कोर्ट में पेश किया जाना था तो भीड़ उसके पीछे पीछे हो गई और अदालत परिसर के भीतर पब्लिक और वकीलों ने उस पर हमला कर दिया। बहरहाल पुलिस काफ़ी थी और पुलिस वो उसको किसी तरह से बचाकर वहाँ से निकाल पाई। 22 अगस्त को
22 अगस्त 2016 को इन सब को पकड़ा गया, इन सब को अरेस्ट कर लिया गया, दिखाया गया और 23 अगस्त 2016 को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जब इनके साथ पब्लिक और बाकी लोगों ने मारपीट की। 25 अक्टूबर को पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट दाखिल हुई धारा 302 आईपीसी मर्डर, 347 और 201 आईपीसी में। इनका ट्रायल शुरू हुआ 20 फरवरी 2017 को। इनका ट्रायल कोर्ट ने शुरू किया और 27 फरवरी 2018 को प्रोसिक्यूशन विटनेस जो गवाहियां थीं वो पूरी हो गईं, सारी गवाहियां पूरी हो गईं। आरोपियों को भी अपने डिफेंस में अपने स्टेटमेंट, अपनी गवाही देने का मौका दिया गया। 6 अगस्त 2018 को इन तीनों को दोषी करार दिया गया और 5 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट जज शिमला ने इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी। घटना के 562 दिन बाद इनको सजा सुनाई गई और डिस्ट्रिक्ट जज श्री वीरेंद्र ने 450 पन्ने के अपने जजमेंट में बहुत सी चीज़ें लिखी। उनमें से एक चीज़ ये भी लिखी, एक बात ये भी लिखी कि यहाँ कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले ये तीनों आरोपी बाहर निकलकर गवाहों को धमकाया करते थे। इस बात की रिकॉर्ड से, जो पुलिस केस डायरीज के रिकॉर्ड हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है। इसके अलावा फॉरेंसिक एविडेंस इतने अकाट्य हैं कि इनको नकारना या झुठलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब इन तीनों का बैकग्राउंड देखिए कि लालच कितनी बुरी बला है कि चंदर शर्मा, उसके पिता की वहीं पर कपड़े की बड़ी दुकान है और वो खुद हिमाचल यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट है। तेजेंद्र सिंह की अपनी कॉस्मेटिक्स की शॉप है वहीं विनोद गुप्ता के दुकान के बगल में, और विक्रांत बख्शी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। जो वीडियो में जो चीज़ें दिखी थी उससे जज साहब बहुत आहत थे। जज साहब ने अपने इतने लंबे जजमेंट में उसका भी जिक्र किया है कि 4 साल के इस बच्चे को कितना कष्ट पहुंचाया गया, भूखा रखा गया। वो भूख से तड़प रहा था, खाने के लिए कुछ मांग रहा था और खाना मांगने पर उसे ज़बरदस्ती शराब पिला दी जाती थी ताकि वो सो जाए। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं और ऐसा न हो इसका पता लग जाए, तो उसे मार के टैंक में फेंक दिया गया। फांसी की सज़ा के बाद इन तीनों ने हाई कोर्ट में अपील की है और 2018 की सज़ा, 5 सितंबर 2018 को दी गई सज़ा की अपील अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की मर्सी पिटीशन, बहुत लंबा रास्ता तय करना है इस केस को। हालांकि जिस दिन ये सज़ा सुनाई गई थी उस दिन युग की मां पिंकी, पिता विनोद गुप्ता और दादी चंद्रलेखा कोर्ट में मौजूद थी। उन तीनों के आंसू निकल आए और पहली बार तीनों आरोपी सजा सुनने के बाद रोते हुए सिर झुकाकर कोर्ट से बाहर निकले थे।
चंद्रलेखा ने उस समय जो बयान दिया था, उनकी दादी ने, वो अखबारों में सुर्खियां बना था कि भले ही युग हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम फैसले से खुश हैं। आज हमारे बच्चे को न्याय ही नहीं मिला, बल्कि उसकी मुक्ति भी हो गई है, क्योंकि उसके हत्यारों को यहाँ अदालत ने सजा दी है। उसने हिमाचल के सारे रहने वाले, शिमला के सभी रहने वालों का भी धन्यवाद दिया कि ये पूरे हिमाचल की जीत है। आज की घटना, 4 साल के मासूम को इसलिए अगवा किया गया कि पड़ोसियों को पक्की जानकारी थी कि पुश्तैनी जमीन बेचने के बाद इनके पास कई करोड़ रुपए हैं। उन्हें सारे अमाउंट की एग्जैक्ट जानकारी भी थी। 3 करोड़ 60 लाख में ही वो जमीन, इनकी पुश्तैनी जमीन बिकी थी। तभी उनके दिमाग में आया कि अगर ये अपहरण कर लिया जाए तो उन्हें बहुत मोटी रकम मिल जाएगी और उनका आगे का धंधा चलता रहेगा। छोटे बच्चों को अपहरित करके उसे रखना बहुत मुश्किल काम है। आपको ध्यान हो, मैंने लखनऊ में आलमबाग में सऊदीया से लौटे हुए एक व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति के खेलते हुए 4 साल के मासूम बच्चे की किडनैपिंग की बात बताई थी। 2 दिन रखने के बाद, नींद का इंजेक्शन लगाने के बाद, जब भी उसकी नींद खुलती थी वो चिल्लाता था, और इस डर से कि उसकी रोने की आवाज़ अगर बाहर गई तो भेद खुल जाएगा, उसकी हत्या करके सिंटेक्स की बड़ी वाली टंकी के भीतर उसे पत्थरों से बांध के ऊपर तक उसमें पानी भर के ढक्कन लगा के घर के बाहर रख दिया गया था। और पुलिस ने 10-12 दिन में ही बच्चे की लाश बरामद की थी और मुलजिमों को पकड़ा था। मेरा कहना यह है कि छोटे बच्चों का जब अपहरण होता है, 4-5 साल तक के बच्चों का, तो उन्हें बचा कर रखना, उन्हें छिपा कर रखना, उन्हें लोगों से दूर रखना, ये अपहरणकर्ताओं के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। और इसमें भी यही हुआ। यश को बहुत दिन तक रख कर पैसा वसूलने की जो मंशा इन लोगों ने पाल रखी थी, वो 7 दिन में ही घबरा गए। 7 दिन तक उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन 7वें दिन जब उनसे नहीं संभल पाया, बच्चा ज़्यादा रोता था, तो उन्हें यही डर लगने लगा कि रोने की आवाज़ अगर बाहर गई, पूरा शिमला जान गया कि बच्चा 4 साल का गायब है, तो हमारे लिए मुश्किल होगी। 5 साल तक के बच्चों के अपहरण में मेरा अपना इतने दिनों की नौकरी का तजुर्बा है कि 90% बच्चों की या अपहृत की हत्या हो जाती है। अगर 4-5 दिन तक उन्हें रैंसम नहीं मिला तो ये मान लीजिए कि उनकी हत्या हो जाएगी। पुलिस भी क्या करती है कि अगर रैंसम कॉल उसी दिन मिल जाए तो पुलिस कोशिश करती है कि उसे रैंसम पेमेंट कर दिया जाए। आप ये न समझें कि पुलिस इस किडनैपिंग को बढ़ावा देती है। जो एक्सपीरियंस है, जो पुराने मसले हैं, जो पुराना क्राइम है, उससे ये अंदाज लगता है सबको कि बहुत दिन तक किडनैपर्स उसे नहीं रखेंगे, और अगर रैंसम की जो डिमांड है कम बेसी करके उन्हें अभी दे दी जाए तो बच्चे की जान बच जाएगी। अपराधी तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, रैंसम की हम रिकवरी भी कर लेंगे, लेकिन बच्चे की जान खतरे में है। तो कोशिश पुलिस यही करती है कि 2-3-4 दिन के भीतर अगर रैंसम कॉल आती है तो उनको यही कहती है कि आप रैंसम दे दें। लेकिन एडल्ट लोगों की किडनैपिंग में पुलिस कभी रैंसम नहीं देने देती। बातों में उलझाती है, जगह में उलझाती है, वो सौदा करती है कि इतना नहीं है, इतने में ही काम चल जाए, क्योंकि उसे पता है कि किडनैपर्स को पैसा लेना है, और अगर पैसा लेना है तो वो किडनैपी का नुकसान नहीं कर सकते, और उसे संभालना, उसे रखना उनके लिए ज़्यादा आसान है।
जबकि छोटे बच्चे को चाहे उसके अपने जानने वालों ने किडनैप किया हो या अनजान आदमी ने 4-5 दिन से ज़्यादा रख पाना, या मेरा जो एक्सपीरियंस है, कभी भी मैक्सिमम 1 हफ्ते तक उसे छिपा पाए, उसके बाद अल्टीमेटली उसे मार दिया। और मारने के बाद जब तक पुलिस को शक नहीं होता, ये रैंसम कॉल करते रहते हैं कि एक तो कर ही दिया है और कुछ पैसा मिल जाए, ताकि अगर पता लगे तो हम अदालत में इसका मुकदमा लड़ सकें। एडल्ट के केस में पुलिस हमेशा उसको बताई गई जगह पर पेपर भर के, कपड़े भर के, कूड़ा करकट भर के बैग लेकर जाने को कहती है, और साथ साथ उसके चलती है, पूरा ट्रैप लगाती है कि अगर कोई मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। इस घटना में दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी रकम का सौदा हुआ, जमीन बेची गई, पड़ोसियों को कैसे पता लग गया? सबकी जुबान पे था कि विनोद ने फला जमीन अपनी बेची है, इसे 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं। कभी भी बड़े पैसे के लेन देन की जानकारी कोशिश करिए, उसका इंतजाम करिए कि दूसरों तक न पहुंचे। घर में नौकरों के सामने, पड़ोसियों से या दूर दराज के रिश्तेदारों से कभी शेयर मत करिए। आप ऐसी व्यवस्था जरूर कर लें। हिमाचल प्रदेश की सीआईडी अगर तह में जाकर क्राइम में जब मोबाइल फोन बरामद न कर पाती और उसके फोटो और वीडियो रिट्रैक्ट न हुए होते, तो अब तक युग की किडनैपिंग का पता ही न चलता। अगर ये पकड़े भी जाते तो अदालत में इनसफिशिएंट एविडेंस में इनको फायदा जरूर मिलता। हर प्रदेश के हर यूनिट में कुछ न कुछ पुलिस वाले बहुत संवेदनशील होते हैं, जो जब तक घटना का पर्दाफाश न हो जाए, जब तक उनकी विवेचना समाप्त न हो जाए, जब तक विवेचना के हर पहलू को वो टटोल न दें, तब तक उसमें उनकी जान अटकी रहती है कि हमें इसे करना ही है। किस्सा कोई परिवार से मैं ये कहूँगा कि लोग हर समय पुलिस को गाली देते हैं, हम इसका बुरा भी नहीं मानते। पुलिस को एज ए होल तमाम कमेंट हमारे लिए भी अलग अलग एपिसोड्स में दिए गए, जैसे रिटायर होने के बाद भ्रष्टाचार का ज्ञान देते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। खैर, पब्लिक है, वो कहेगी, जिसके साथ जो परेशानी हुई है वो कहेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जो काम किया है, सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं पता किया, परसू करके अपराधियों को मृत्यु दंड तक दिलवाया, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पुलिस को भला बुरा कहना बहुत आसान है, गाली देना भी बहुत आसान है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा देना तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कभी कभी उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। आप सोचिए, अगर यश के कंकाल न मिले होते, आप सोचिए कि मुलजिम न पकड़े गए होते, उसकी माँ, पिता और दादी पर क्या बीत रही होती। वो उसके आने का ही इंतज़ार करते, कहाँ कहाँ पूजा पाठ करते, किन किन ज्योतिषियों मौलवियों के पास जाते कि बच्चा उनका कहाँ है। तो ये आज की घटना में हिमाचल प्रदेश के सीआईडी के उन पुलिसकर्मियों को सैल्यूट बनता है, और मैं उन सभी पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूँ। आशा है आप भी उनकी प्रशंसा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।